चलो आ जाओ इधर आओ, फटाफट जगह पे बैठो। लो भाई अतिशी आओ। नोट्स का प्रिंट आउट के लिए मैंने भेजा है, तो वो बस जैसे ही आ जाएंगे। जब तक मैंने ग्रुप पे भेज दिया, ले लो अभी, ले लो मुझसे पैसे। ला, देखो खतरनाक भूख चल रही है, इधर ब्रेड पकोड़ा बोल रहे लोग। ये बात, यस। क्यों भाई, तुम्हारा लंच नहीं हुआ क्या जानवी? सिर्फ लंच, लंच नहीं आया तुम लोगों का? तुम्हारा तो नहीं होता होगा आधी रोटी में। दो दिन का नहीं पूछा मैंने। चलो ओके, सो गुड आफ्टरनून एवरीवन। बोलो भाई गुड आफ्टरनून बोलो। यस, तो लेबर लॉ हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसके अंदर, यस मैम, रुको भाई ऑनलाइन वालों 2 मिनट। अच्छा बेटा बैठ जाओ सीट पे। गुड आफ्टरनून एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग? ठीक है, तो आपके पास एक फॉर्म आएगा टेलीग्राम ग्रुप में, एक सर्वे फॉर्म है, तो वो आप प्लीज अभी फॉर्म फिल करो। जल्दी अपना फोन खोलो। नेटवर्क नहीं आता है, ठीक है, मैं आपको ब्रीफ कर देती हूँ कि कैसे भरना है। फर्स्ट आपका नाम आएगा, फिर कोर्स आएगा, देन थर्ड है कि आपको विद्योदय के बारे में कैसे पता चला था, वो आप मेंशन करना, सिलेक्ट वन ऑप्शन। एंड देन उसके बाद फोर्थ ऑप्शन है कि आप मल्टीपल सिलेक्ट कर सकते हो, कि आपके फ्रेंड से पता चला या न्यूज़पेपर या टेलीग्राम या एडवर्टीजमेंट से पता चला, वॉट एवर इट इज, तो आप मल्टीपल ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो फोर्थ में। थर्ड में आपको सिलेक्ट वन ऑप्शन। ठीक है, ये फॉर्म आज ही भरना है आपको। ठीक है, थैंक यू सर। जिसके में नेटवर्क आ रहा है वो भर दो फॉर्म। क्या देख लो आपके हिसाब से, देख लो आप, कुछ तो करो। मैं बोल रहा हूँ सस्पेंड ही कर दो कम से कम 5-6 दिन के लिए। हाँ वो भी, खैर कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, इंस्टीट्यूट कर देगा सस्पेंड, अपने क्या। चलो, हेलो हेलो हेलो, ओके, सो गुड आफ्टरनून एवरीवन। यस, लेबर लॉ हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसके अंदर हम लोगों ने पढ़ा चैप्टर नंबर 16, जिसका नाम था ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड। फिर हमने पढ़ा चैप्टर नंबर 17, इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड। फिर अपन ने पढ़ा चैप्टर नंबर 18, कोड ऑन वेजेस 2019। और आज अपन नए लेबर लॉ में चौथा पढ़ रहे हैं, जिसका नाम क्या है, कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020। ठीक है, हाँ भाई ऑनलाइन वालों
तुम लोगों को मेरी आवाज आ रही है? मैं दिख रहा हूं तुम्हें? मानस, अक्षता, पवन, हर्षिल और खुशी। अक्षता आज कितने दिन बाद आई हो यार? पहले तो तुम रोज क्लास ज्वाइन करती थी। व्हाट इज दिस? पढ़ लो भाई। चलो, तो अब स्क्रीन भी आप लोगों को दिख रही होगी। कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी हम लोगों को पढ़ना है यार। स्क्रीन कम दिख रही है, थोड़ी सी चलेगी? कीबोर्ड का है यार? कैसी हो रही है? आंख खराब हो रही है ऐसा तुमको लग रहा है? हो चुकी है? मतलब मुझे लगता नहीं कि कोई भी ऐसा इंसान होगा यहां पर जिसको चश्मा लगा हुआ हो ना हो। सबको लगा हुआ है, बस आधों को पता है और आधों को पता नहीं है। अभी जाकर के चेक करवाओगे तो डॉक्टर बोल देगा कि हाँ 2 सालों से है। अरे मेरे साथ चलना, मेरी चश्मे की दुकान है, सबको लगवा देंगे। ओके, तो हाँ, अरे मुझे भी लगा हुआ है भाई, मैं लगाता नहीं हूं, मुझे भी है। यस, तो चैप्टर नंबर 19 कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020 हम लोग पढ़ रहे हैं। चलो, कोड वर्ड क्यों यूज किया है? क्योंकि बहुत सारे एक्ट को सबस्यूम करके एक नया एक्ट बनाया गया, इसलिए 2020 क्यों यूज किया है? क्योंकि ये एक्ट या ये कोड पार्लियामेंट से कब पास हुआ है? 2020 में। हमें समझना है क्या? सोशल सिक्योरिटी। सोशल सिक्योरिटी का मतलब क्या? बताओ जरा, सिक्योरिटी वर्ड का मतलब क्या होता है? प्रोटेक्शन, या फिर जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं? सुरक्षा। बिल्कुल बराबर बात, प्रोटेक्शन। ठीक। सोशल वर्ड का मतलब क्या होता है? समाज या फिर सोसाइटी। तो कुछ ऐसे रूल्स, कुछ ऐसे एक्ट के बारे में हम लोग यहां पर पढ़ रहे हैं जिसके अंदर हम लोग क्या करते हैं? सोसाइटी को सिक्योर करने की कोशिश करते हैं। सोसाइटी मतलब क्या? ये जो लेबर्स हैं, इन लेबर्स को सिक्योर करने की कोशिश हम इस एक्ट के अंदर करेंगे। ठीक। चैप्टर नंबर 13 आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। क्या आपको चैप्टर नंबर 13 के अंदर ESI याद आता है? EPF याद आता है? ये दोनों चीजों का डिस्कशन मैं आपके साथ चैप्टर नंबर 13 में कर चुका हूं। बताओ ESI का मतलब क्या होता है? एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस, बराबर। और EPF का मतलब क्या? एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। ये स्कीम क्या बोलती थी कि भाई एम्प्लॉय का इंश्योरेंस होना चाहिए। अगर उसे कोई भी वर्क प्लेस के दौरान, वर्किंग के दौरान वर्क प्लेस में कोई इंजरी होती है तो उसका इलाज इस पैसों से हो जाए, इसलिए इंश्योरेंस होना चाहिए। और एक था EPF जिसके अंदर हम लोगों ने पढ़ा था पेंशन, कि एम्प्लॉय की सैलरी में से एक सर्टेन अमाउंट डिडक्ट करते हैं ताकि वो उसे कब मिले? पेंशन के रूप में, या फिर प्रोविडेंट फंड। EPF को एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड बोलते हैं, जिसके अंदर एम्प्लॉयमेंट के समय उसे एक लमसम अमाउंट बहुत बड़ी क्वांटिटी में दिया जाता है। हाँ या ना? वो। इसके अलावा आप लोगों ने सुना होगा वर्ड, पहले कभी पढ़ा नहीं होगा, ग्रेच्युटी। पता है आप लोगों को ग्रेच्युटी का मतलब क्या होता है? क्या ग्रेच्युटी मतलब? जब एक एम्प्लॉय लंबे समय तक एक ही ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है तो ऐसे में हम क्या बोलते हैं कि जब, क्योंकि उस इंसान ने अपने जीवन का इतना समय आपकी ऑर्गेनाइजेशन में दिया, तो आप उसे टोकन ऑफ ग्रेटिट्यूड, सम्मान के रूप में क्या करें? पैसा दे। तो उस पैसे को क्या बोलते हैं? ग्रेच्युटी। ये क्यों दिलवाते हैं अपन? ताकि वो अपने फ्यूचर को और थोड़ा सा इस पैसे से सिक्योर कर पाए। इसके अलावा आप लोगों ने मैटरनिटी बेनिफिट सुना होगा, पढ़ा अभी तक हम लोगों ने नहीं है, इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। मैटरनिटी बेनिफिट का मतलब क्या? जब एक विमेन प्रेग्नेंट होती है उस समय पर उसे क्या दी जाती है? लीव्स प्रोवाइड की जाती है, उसे दूसरे बेनिफिट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। तो वो भी एक तरीके से क्या है? सोशल सिक्योरिटी। तो इन चार चीजों के बारे में मोर और लेस हम इस चैप्टर के अंदर डिस्कशन करेंगे। ठीक। क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन ने स्टेट के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली है कि वो सारे वर्कर्स का ध्यान रखे। वर्किंग कंडीशन को चैप्टर 16 में मैनेज किया। चैप्टर 17 में इंडस्ट्री में जब वो काम करते हैं तो उनके रिलेशन सही से हो, उनको कोई भी जबरदस्ती निकाले ना, वो अपन ने चैप्टर नंबर 17 में पढ़ा। और जो काम कर रहे हैं उसका बराबर पैसा मिले, ये अपन ने चैप्टर नंबर 18 के अंदर पढ़ा। अब अपन 19 में क्या पढ़ रहे हैं कि पोस्ट लाइफ, जब उनका वर्क लाइफ खत्म हो जाएगा उसके बाद भविष्य उनके लिए कैसा रहेगा। तो गवर्नमेंट ने बोला है कि हमने उसके लिए भी क्या बना रखी है? कुछ स्कीम्स यहां पर बना करके रखिए, कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020। बोलो, यहां तक कोई समस्या? ठीक।
सेक्शन नंबर 1 में मात्र 2 काम की चीजें हैं कि इस एक्ट को क्या कहा जाएगा, कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी, और ये कब से अप्लीकेबल होगा, 21 नवंबर 2025। बाकी के 3 कोड की भी यही डेट है, इसकी भी यही डेट है, ठीक। सेक्शन 2 डेफिनेशन अभी हमारे लिए कोई काम की नहीं, और ये कुछ सेक्शंस भी अभी नहीं पढ़ना, आप सीधे आइए सेक्शन नंबर 15 के ऊपर। आप लोगों के पास में पीडीएफ तो अवेलेबल है, अगर वो डाउनलोड हो रही है तो ओपन कर लीजिए, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं। सीधे आइए सेक्शन नंबर 15 स्कीम्स। ध्यान से सुनना है, पेज नंबर है ये 10, पेज नंबर 10 पे दिया हुआ है, ठीक। अब देखो ध्यान से सुनो, हमने बोला है कि सोशल सिक्योरिटी करनी है, समाज में एक सुरक्षा हमें प्रदान करनी है सब वर्कर्स को। तो वो कैसे होगी, तो गवर्नमेंट ने बोला है इसके लिए हम 3 स्कीम लॉन्च करें। कितनी स्कीम, 3। एक स्कीम का नाम है ईपीएफ, क्या नाम है, ईपीएफ, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड स्कीम। दूसरी है ईपीएस, एम्प्लॉय पेंशन स्कीम, और तीसरी है इडली, एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस स्कीम, ठीक। देखो ईपीएफ के अंदर गवर्नमेंट क्या बोलती है कि हम, क्या आपको ये याद है जब मैंने कोड ऑन वेजेस आप लोगों को पढ़ाया था, तो उसके अंदर हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि एम्प्लॉय की सैलरी में से कुछ पैसा डिडक्ट किया जा सकता है ना, लेजिबल अमाउंट डिडक्ट करना अलाउड था, जैसे कि पीएफ, जैसे कि ईएसआई, जैसे कि इनकम टैक्स, जैसे कि फाइन, ये सब पैसा डिडक्ट करना अलाउड था, याद है आप लोगों को। तो वही पीएफ के पैसे के बारे में हम यहां पर बात कर रहे हैं। देखो एक एम्प्लॉय है, बात नहीं, एक एम्प्लॉय है और उस एम्प्लॉय की सैलरी है लेट से ₹10,000। कितनी सैलरी है, 10,000। तो गवर्नमेंट क्या बोलती है, देखो वैसे तो ये 10,000 रुपए पूरे तुम्हारे, हम चाहें तो ये 10,000 रुपए तुम्हें आज ही दे सकते हैं, पर आज दे देंगे तो तुम इस पैसे को क्या कर दोगे, खर्च कर दोगे, हाँ या ना। अरे व्हाट इज दिस, जादू। यस, तो गवर्नमेंट क्या बोल रही है कि देखो है तो 10,000 रुपए पूरे तुम्हारे, हम चाहें तो तुमको पूरे आज ही दे दें, पर समझदार इंसान क्या करता है, इस 10,000 रुपए को पूरा खर्च नहीं करता, उसमें से कुछ पैसे अपने भविष्य के लिए बचाता है। पर जिन लोगों की हम यहां पर बात कर रहे हैं, ये सारे मोस्टली कैसे पीपल्स हैं, अनस्किल्ड अनएजुकेटेड, जिनको अपना फाइनेंस मैनेज करते नहीं आता। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला है, हम आपकी सैलरी में से 1,000 रुपए काट लेंगे। कितने पैसे काट लेंगे, 1,000, और तुमको मात्र कितने पैसे देंगे, 9,000। और ये जो 1,000 रुपए, ये 1,000 रुपए हम क्या कर देंगे, गवर्नमेंट के पास में जमा कर देंगे, किस नाम से, पीएफ के नाम से। किस नाम से, पीएफ के नाम से। तो हमने बोला कि ये 1,000 रुपए कब मिलेंगे वापस, तो गवर्नमेंट बोल रही है कि जब आप क्या करोगे, रिटायरमेंट लोगे, या फिर जब आपको कोई इमरजेंसी आएगी। और यहां पर इमरजेंसी का मतलब क्या है, ये भी गवर्नमेंट ने बताया है कि या तो इमरजेंसी आएगी तब, या फिर जब आप रिटायर हो गए तो उस समय आपको लमसम पैसा दे दिया जाएगा। लमसम का मतलब क्या, हर महीने 1,000 1,000 1,000 काट रहे, जब आप छोड़ करके जाओगे तो पूरा का पूरा एक साथ पैसा मिल जाएगा, और इसमें साथ में क्या मिलेगा, इंटरेस्ट। क्या मिलेगा इसमें साथ में, इंटरेस्ट। तो क्या बोल रहे हैं कि देखो अभी 10,000 में से 1,000 काट लेंगे तो आप 9,000 रुपए से जीवन चला लोगे, मैनेज करने में ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। पर अगर हम 10 दे देंगे तो तुम ये 1,000 रुपए कहां खर्च करोगे पता नहीं चलेगा, और 58 या 60 साल की उम्र में जब रिटायरमेंट लोगे तो उस समय तो आपकी बॉडी भी आपका साथ नहीं देगी, उस समय आप वापस कहीं काम नहीं कर पाओगे, तो उस समय घर कैसे चलाओगे। इसलिए सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए, सोसाइटी को सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए गवर्नमेंट ने बोला है कि हम क्या करेंगे, आपके 1,000 रुपए काटेंगे एज अ पीएफ, और ये पैसा आपको वापस कब, एजेंसी क्या होता है ये गवर्नमेंट बताएगी, ठीक है। तो पीएफ का पैसा तो आपको एक साथ मिल जाता है। ऐसे ही गवर्नमेंट ने क्या बोल रखा है कि हम आपकी सैलरी, पेंशन के नाम से। तो अब मैं आपको टोटल पैसा कितना दूंगा, 8,000। 1,000 तो मैंने जमा करवा दिया तुम्हारा पीएफ अकाउंट में, और 1,000 जमा करवा दूंगा यहां पर पेंशन स्कीम के अकाउंट के अंदर। तो हमने बोला पेंशन स्कीम का पैसा कब मिलेगा, तो बोल रहे हैं कि जब आप रिटायर होगे
उस समय पर एक साथ नहीं देंगे, उस समय पर हर महीने 3,000, 5,000, 6,000, 8,000 जितना पैसा होगा उस हिसाब से आपको दिया जाएगा। तो हमने क्या किया कि वर्कर जब काम कर सकता है तब उसको थोड़ा सा पैसा कम दिलवाया, और जब काम नहीं कर पाएगा तब के लिए हमने पैसा उससे बचवा लिया। इसको कुछ नहीं बोलते, इसको फाइनेंस प्लानिंग बोलते हैं। आपको और मुझे समझती है, क्यों? क्योंकि हम पढ़े लिखे लोग हैं, हमने हमारे करिकुलम में, कोर्स में ये पढ़ा हुआ है, तो हम ये खुद से कर सकते हैं। पर कुछ लोग ऐसे हैं जिनको इसका नॉलेज नहीं होता, तो गवर्नमेंट ने क्या बोला है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो इंडिया के सारे सिटीजन के ऊपर है ना, तो इसलिए हम मैंडेटरी करते हैं क्या, कि आपका कुछ पैसा डिडक्ट किया जाएगा। ये कोई ऑप्शनल नहीं होता है, ये क्या होता है, मैंडेटरी। ठीक है, तो एक हुआ पीएफ, एक हुआ पेंशन स्कीम, तीसरी है कौन सी, इडली। इसके अंदर गवर्नमेंट क्या बोलती है कि हम आपकी सैलरी में से एक पैसा और काटेंगे, किस नाम से, इंश्योरेंस के नाम से, कि अगर आपकी डेथ हो गई बीच में तो आपकी फैमिली को क्या मिल जाएगा, पैसा। और पैसा कितना मिलता है, अप टू ₹7 लाख। कितना मिलता है, 7 लाख रुपए तक। 7 लाख पूरा नहीं मिलेगा, 7 लाख से ज्यादा नहीं मिलेगा, 7 लाख रुपए तक का पैसा आपको मिल सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कि आपका कंट्रीब्यूशन कितना इकट्ठा हुआ था, कितना समय हुआ था, उन फैक्टर्स को ध्यान में रखने के बाद। तो ये भी एक तरीके से सिक्योरिटी तो प्रोवाइड कर रहे हैं ना। मान लीजिए एक एम्प्लॉय है ए और एक एम्प्लॉय है बी। ए के पास में कोई इंश्योरेंस नहीं है, मान लो कि ये 20,000 रुपए महीना कमा रहे हैं, ठीक है, इसकी कोई इंश्योरेंस स्कीम नहीं है, और इसकी अगर डेथ हो गई तो इसकी वाइफ और इसके जो चिल्ड्रंस हैं, या फिर इसके ऊपर कोई डिपेंडेंट्स है, लेट्स से इसके पेरेंट्स, तो उन लोगों का क्या होगा, कुछ भी नहीं। क्यों? क्योंकि अर्निंग मेंबर जा चुका है, हाँ या ना। पर बी एक दूसरा एम्प्लॉय है जिसकी भी सैलरी कितनी है, 20,000, पर वो हर मंथ अपनी सैलरी में से 1,000 रुपए कहां जमा करता है, इंश्योरेंस में। और अनफॉर्चुनेटली अगर उसकी डेथ हुई तो कम से कम उसकी वाइफ, चिल्ड्रन या डिपेंडेंट के पास में कम से कम या अप्रोक्सीमेटली कितना पैसा आ जाएगा, 7 लाख। तो ये भी हमने क्या किया है, सोसाइटी को सिक्योरिटी प्रोवाइड करी है कि कोई वर्कर की अगर डेथ होती है तो उसकी फैमिली इधर उधर ना भटके, उनके पास में कुछ पैसा होना चाहिए। इसलिए गवर्नमेंट ने क्या बोला कि इंश्योरेंस भी करवाना ही पड़ेगा, हाँ या ना। इसीलिए यही कॉन्सेप्ट के ऊपर हम लोग भी अपना इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस या हेल्थ इंश्योरेंस करवाते हैं, हाँ या ना। तो 3 स्कीम गवर्नमेंट ने बना रखी है। यहां तक कोई समस्या, यहां तक कोई समस्या? जैसे ये 3 स्कीम गवर्नमेंट ने बनाई है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये पावर है कि वो नई कोई स्कीम भी बनाना चाहे, 3 की जगह 4, 5 तो बना सकती है। इन 3 स्कीम में कोई एडिशन, चेंज या रिमूवल करना चाहे तो वो करने का पावर भी गवर्नमेंट के पास में है। बोलो यहां तक कोई कंफ्यूजन? अब जो अपन ने सेक्शन नंबर 15 में पढ़ा उसी को डिटेल में पढ़ना है सेक्शन नंबर 16 के अंदर। अभी अपन ने ऊपर ऊपर से स्कीम देखी है, अब उसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। देखो, सबसे पहली स्कीम कौन सी है, पीएफ। कौन सी स्कीम है पहली, पीएफ। तो क्या बोल रहे हैं, देखो कि एम्प्लॉय की जो सैलरी है उस सैलरी में से 10%, कितना पैसा, 10% एम्प्लॉय की सैलरी में से काटा जाएगा, किस नाम से, पीएफ के नाम से, बराबर। और जितना पैसा एम्प्लॉय मिला रहा है उतना ही पैसा कौन मिलाएगा, एम्प्लॉयर। कौन मिलाएगा, एम्प्लॉयर। और ये एम्प्लॉयर जो पैसा मिला रहा है ये एम्प्लॉय की सैलरी में से नहीं काट सकता, वो उसको अलग से मिलाना है। ध्यान से एग्जांपल देता हूं, समझना। एक एम्प्लॉय है जिसकी सैलरी है 10,000 रुपीज, हमने बोला कि तुम्हारा पीएफ कटेगा कितना, 10%। तो 10% मतलब कितना, 1,000 रुपए। बचा कितना, 9,000 रुपए। मान लो कि पेंशन स्कीम जैसा अभी कुछ भी नहीं है, तो ये 9,000 रुपए अपन किसको दे देंगे, एम्प्लॉय के अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, हाँ या ना। ये 1,000 रुपए जब वो एम्प्लॉयर को देने गया कि ये मेरा पैसा किस चीज का है, पीएफ का, तो एम्प्लॉयर ने बोला है कि ठीक है, मैं भी इसमें कितने पैसे मिलाऊंगा, 1,000, और ये पूरा 2,000 रुपए कहां जमा होगा, पीएफ अकाउंट के अंदर। ये जो 1,000 रुपए एम्प्लॉयर ने मिलाए हैं, क्या ये एम्प्लॉय की सैलरी में से काटा है उसने, नहीं, ये उसका एडिशनल एक्सपेंस है। ये क्या है, उसका एडिशनल एक्सपेंस। तो गवर्नमेंट ने बोला कि समाज को सिक्योर करने का ठेका सिर्फ हमने थोड़ी उठाया है, समाज का सिक्योरिटी करने की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी भी है, क्योंकि आप इसी सोसाइटी से क्या कर रहे हैं, प्रॉफिट कमा रहे हैं।
इसी सोसाइटी में बिजनेस कर रहे हैं, तो अपने एम्प्लॉय के भविष्य का ध्यान रखना आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इसलिए एडिशनल जितना एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन है उतना ही एडिशनल कंट्रीब्यूशन कौन करता है? एम्प्लॉयर। क्या बात समझ में आई? ठीक। तो कितने परसेंट का रेट है? तो बोल रहे हैं एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय दोनों कितना कंट्रीब्यूट करते हैं? 10%। कितना कंट्रीब्यूट करते हैं? 10% ऑफ द वेज। कोई समस्या? यहां तक कोई समस्या? ठीक। देखो कभी कभी क्या है ना, वैसे तो ये रेट कितना है? 10, पर गवर्नमेंट कुछ कुछ कंपनी या कुछ कुछ इंडस्ट्री के केस में उसे बढ़ा करके कितना कर सकती है? 12। और करेंटली गवर्नमेंट ने बहुत सारी कंपनीज में कितना कर रखा है? 12। करेंटली मेजर फैक्ट्री इन इंदौर एंड पीतमपुर फॉलो 12% रूल। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ने बोल रखा है। क्या गवर्नमेंट 15% कर सकती है क्या? नहीं, फिलहाल के लिए अभी गवर्नमेंट 15% नहीं कर सकती। हालांकि फिर ऊपर पावर है उनके पास, उनको रूल ही चेंज करने का। पर अभी अपन मानते हैं कि रूल चेंज अगर नहीं करते हैं तो नोटिफिकेशन से रेट कितना किया जा सकता है? मात्र 12%। हाँ या ना? तो बेसिक स्टैंडर्ड लिमिट कितनी है? 10। हालांकि उसे कितना कर सकते हैं? 12। और कुछ कंपनीज के केस में भी कितना है? 12। ठीक है, यहां तक बात। क्या है दूसरा, ये बोल रहे हैं कि जैसे एम्प्लॉय को तो उसका फायदा दिख रहा है किस चीज में? कि मेरा 10% पैसा कट रहा है और कहां जमा हो रहा है? पीएफ अकाउंट के अंदर, जो मुझे बाद में मिलेगा। तो एम्प्लॉय ये रिक्वेस्ट कर सकता है क्या? अरे, एम्प्लॉय ये रिक्वेस्ट कर सकता है क्या कि आप मेरा 10% की जगह कितना पैसा काट लो? 20%। क्या बोल रहा है वो? कि मेरा 10% की जगह कितना पैसे डिडक्ट कर लो? 20। और कहां जमा कर दो? पीएफ अकाउंट के अंदर। अगर एम्प्लॉय 10 की जगह कितना करवा रहा है? 20। तो क्या एम्प्लॉयर को भी 20 जमा करना पड़ेगा क्या? नहीं, एम्प्लॉयर तो उतना ही जमा करेगा जितना लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो। और लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी हो सकती है? 10 या फिर 12। 10 या फिर 12। एम्प्लॉयर भी चाहे और वो भी 20 करना चाहे तो हमें कोई दिक्कत नहीं। पर आप एम्प्लॉयर से जबरदस्ती 20 नहीं करवा सकते या जबरदस्ती 15 नहीं करवा सकते। आप मैक्सिमम उससे कितना करवा पाओगे? जितनी लीगल लिमिट है। और लीगल लिमिट कितनी है? 10 या फिर 12%। एन एम्प्लॉई कैन चूज टू कंट्रीब्यूट मोर देन 10%। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉन्ट टू सेव 20%, but the employer is not obligated to match anything above the legal limit। और लीगल लिमिट कितनी है? 10 या फिर 12%। हाँ या ना? क्या इसके अंदर कोई समस्या? तो ये खत्म हुआ कौन सा वाला पार्ट? ईपीएफ, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। अब है दूसरी स्कीम, कौन सी? पेंशन, ईपीएस, एम्प्लॉय पेंशन स्कीम। उसके अंदर क्या स्कीम या फिर फंड, कुछ भी बोलो। देखो इसके अंदर क्या बोल रहे हैं, ध्यान से सुनना। मनी फॉर पेंशन डज नॉट कम फ्रॉम अ न्यू डिडक्शन। पेंशन स्कीम में पैसा डालने के लिए नया डिडक्शन करने की जरूरत नहीं। इट इज मोस्टली कार्व्ड आउट ऑफ एम्प्लॉयर शेयर फ्रॉम द पीएफ। जो एम्प्लॉयर का शेयर है, उस एम्प्लॉयर के शेयर में से ही कुछ पैसा कहां डाल दिया जाता है? पेंशन स्कीम के अंदर। ध्यान से सुनना। हमने बोला एम्प्लॉय की सैलरी कितनी है? 10,000। 10,000 है तो एम्प्लॉय का शेयर कितना हुआ? 1,000। जितना एम्प्लॉय का शेयर है उतना ही किसका होगा? एम्प्लॉयर का। मतलब 1,000। हमने बोला है ये 1,000 तो पूरा कहां डाल दो? पीएफ के अंदर। ये जो 1,000 है, इस 1,000 में से 8 पॉइंट नहीं बोलता हूं, 83.33% कहां डाल दो? पेंशन स्कीम के अंदर। और बचा हुआ 17.67 कहां डाल दो? 17 बचा, कितना बचा? 17 ही है ना? 17.67 किसके अंदर डाल दो? पीएफ के अंदर। क्या बात समझ में आई? आई बात समझ में? तो पेंशन स्कीम के नाम पे कोई नया पैसा डिडक्ट करना है क्या? नहीं। पेंशन स्कीम के लिए पैसा कहां से आएगा? एम्प्लॉयर का जो पीएफ का शेयर है उसी में से आधा पैसा कहां चला जाएगा? उसके अंदर। हाँ या ना? शायद 83 की जगह मैं दूसरा पे देता हूं, शायद इससे नंबर चेंज हो रहा है। एक मिनट। हमने बोला है एम्प्लॉयर का शेयर कितना है? 10%। इस 10% में से 8.33% कहां जाएगा? पेंशन स्कीम के अंदर। और बचा हुआ 1.67 कहां जाएगा? पीएफ के अंदर। कहां जाएगा? पीएफ के अंदर। ठीक। क्या बात समझ में आई? हाँ या ना?
ये 8.33 निकालना कैसे, ये मैं आपको अभी बताता हूं थोड़ी देर में। कैलकुलेशन है उसका, एक न्यूमेरिकल छोटा सा, वो मैं बताता हूं आपको। क्या यहां तक कोई कंफ्यूजन? क्या यहां तक कोई कंफ्यूजन? पक्का? बताओ इस 1000 में से कितना पीएफ में जाएगा और कितना पीएस में? हाँ, अमाउंट पूछ रहा हूं, परसेंटेज तो बता दिया। नहीं, उसका 8.33 नहीं, यही 1000 का 8.33, इसीलिए मैंने 83 लिखा था वहां पर। 833, 833 कहां जाएगा? पेंशन स्कीम में। और 167 कहां जाएगा? पीएफ, पेंशन फंड के अंदर। आई क्या बात समझ में? हाँ, प्रोविडेंट फंड, माय बैड। ये पेंशन स्कीम और ये प्रोविडेंट फंड, हाँ या ना? क्या बात समझ में आई? तो क्या पेंशन स्कीम के लिए कोई अलग से पैसा डिडक्ट करेंगे अपन एम्प्लॉय की सैलरी में से? क्या एम्प्लॉयर की एक्सपेंस में नया सा डेबिट किया जाएगा? नहीं, एम्प्लॉयर ने जो पीएफ के लिए पैसा निकाला है उसी में से पैसा। तो देखो इंटेंशन क्या है कि पैसा डिडक्ट करें और उससे उसका भविष्य भी दो तरीके से सिक्योर करें, कि जब वो नौकरी छोड़े तब भी उसके पास में ज्यादा पैसा हो, और उसके बावजूद भी उसे एक पैसा छोटे छोटे इंटरवल पे मिलता चले, हाँ या ना? तो देखो ये 1000 और ये 167, 1167 रुपए कहां चले गए? पीएफ में। और 833 रुपए कहां चले गए? पेंशन स्कीम के अंदर। और ये जो पैसा गवर्नमेंट आपका काट रही है हर महीने, ये पैसा आपको मिलेगा बाद में अलोंग विथ इंटरेस्ट। बताओ इंटरेस्ट क्यों मिल रहा है? बताओ इंटरेस्ट क्यों मिल रहा है? क्योंकि अगर ये पैसा आप नहीं काटते और ये पैसा मैं रखता और मैं बैंक में जमा करता, तो बैंक मुझे ब्याज देती। बैंक ब्याज क्यों देती? क्योंकि बैंक मेरा पैसा यूज करती। तुम भी तो मेरा पैसा यूज ही करोगे ना। गवर्नमेंट भी जो मेरा पैसे डिडक्ट कर रही है वो इतने समय तक यूज तो करेगी ही सही। तो जब तुमको इंटरेस्ट मिल रहा है तो वो इंटरेस्ट तुम्हें मुझे ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट अपने को ये इंटरेस्ट के साथ देती है। इंटरेस्ट ही बोलते हैं बस, हाँ इंटरेस्ट ही बोलते हैं। और इंटरेस्ट का रेट अच्छा होता है, जो बैंक में मिलता है उतना या उससे ज्यादा इंटरेस्ट गवर्नमेंट आपको इसमें ऑफर करती है। बोलो यहां तक कोई समस्या? तो आउट ऑफ द एम्प्लॉयर पीएफ कंट्रीब्यूशन 8.33% इज मूव्ड इनटू द पेंशन फंड। गवर्नमेंट चाहे तो वो अपने हिसाब से भी कुछ पैसा पेंशन स्कीम के अंदर ऐड कर सकती है, हालांकि करती नहीं है, लिखा हुआ है। गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को आगे चल करके पता चलोगे कि ये एक्ट लगता ही नहीं है, उनके लिए दूसरा एक्ट बना हुआ है, ये प्राइवेट में ही लगता है, आगे चल करके ऐसा लिखा हुआ आएगा। तीसरी स्कीम का नाम क्या है? इडली, एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस स्कीम। इसके अंदर क्या बोल रहे हैं? अनलाइक पीएफ, जैसे पीएफ में कंट्रीब्यूशन कौन करता है? एम्प्लॉय। एम्प्लॉय पेस जीरो फॉर दिस। एम्प्लॉय को कुछ भी पैसा डिपॉजिट इंश्योरेंस के ऊपर देने की जरूरत नहीं। द एम्प्लॉयर पेस एन अमाउंट अप टू 1% ऑफ द वेज। इसका पैसा भी किसको देना है? एम्प्लॉयर को। और ये कितना हो सकता है? एम्प्लॉय की टोटल सैलरी का 1%। हालांकि करेंटली कितना कर रखा है इसको? 0.5%। आई बात समझ में? तो इसमें पैसा कहां से आता है? एम्प्लॉयर से आता है। और ये एडिशनल एक्सपेंस है जो एम्प्लॉयर को बियर करना है। इस इंश्योरेंस के लिए अगर कोई एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चा हुआ तो वो एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चा भी कौन बियर करेगा? एम्प्लॉयर अलग से। ठीक। तो देखो एक एग्जांपल दिया हुआ है और अच्छे समझ में आएगा। एक एम्प्लॉय की सैलरी है कितनी? 15,000। इसके ऊपर रेट कितना लगेगा? 10। 10% का रेट मतलब कितना? 1500 पीएफ का कंट्रीब्यूशन। जितना एम्प्लॉय मिला रहा है इतना ही कौन मिलाएगा? एम्प्लॉयर। एम्प्लॉय का 1500 पूरा कहां चला जाएगा? पीएफ में। एम्प्लॉयर का 1500 है, इस 1500 में से 8.33% कहां जाएगा? पेंशन स्कीम में। और बचा हुआ 1.67 कहां जाएगा? पेंशन फंड के अंदर। बताओ। 1.6 नहीं, 2.67 आएगा ये, हाँ। 1250, राउंड अप करोगे तो 1250।
और ये कितना है 2.67, बचा हुआ 250, 250 आएगा ना, 1500 में से उधर उधर चला गया तो बचा हुआ इधर। और इडली में कितना जाएगा पैसा, 15,000 का 1% होता है कितना, 150 रुपए। हालांकि करंट लिमिट कितनी है, आधा, मतलब 75 रुपए। आई बात। तो 15,000 की सैलरी है, 1500 एम्प्लॉय का डिडक्शन जो पूरा कहां चला गया, पीएफ, 1500 ही बॉस पे करेगा, इसमें से 8.33 कहां जाएगा, पेंशन में, और 250 कहां जाएगा, पीएफ में, और एक एक्स्ट्रा 75 रुपए किसका नाम पे दिया जाएगा, इंश्योरेंस। यही एक समरी दी हुई है कि पीएफ में 10% या फिर 12% कौन मिलाएगा, एम्प्लॉयर, और 10% या 12% कौन मिलाएगा, एम्प्लॉय। पेंशन स्कीम के अंदर एम्प्लॉय कितना मिलाएगा, 0, एम्प्लॉयर कितना मिलाएगा, 8.33, पर ये पीएफ का ही पार्ट है, अलग से देने की जरूरत नहीं। इडली के लिए एम्प्लॉय को कुछ भी देने की जरूरत नहीं, पूरा कौन पे करेगा, अप टू 1%, एम्प्लॉय, एम्प्लॉयर। हालांकि करंट लिमिट कितनी है, 0.5, और एडमिन चार्जेस जो भी पे करने वो कौन पे करेगा, एम्प्लॉयर, एम्प्लॉय को कुछ भी देने की जरूरत नहीं। अब 15 और 16 दोनों आराम से अच्छे से रीड करो, काफी इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं, रीड करो, रीड, पीडीएफ में से ही करना है, ऐसे मत देखो मुझे। डाउनलोड नहीं हो रही, हो गई ना, तो उसमें से पढ़ लो, एक ही है दोनों में। सेक्शन नंबर 6, 15 एंड 16, 15 के ऊपर के भी अपन छोड़ेंगे ना, सिर्फ 1 पढ़ाई करेंगे। एम्प्लॉयर एक्सपेंस पीएनएल में चार्ज करेगा, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस सैलरी में जोड़ देगा। क्या हुआ भाई, तुम्हारे पास फोन ही नहीं है, ठीक है करवा लो।
पढ़ लिया क्या? क्या यहां तक पढ़ लिया? नहीं, इतना तो था ही नहीं जितना तुम टाइम लगा रहे हो। 1 मिनट और फटाफट पढ़ो।
कौन सा वाला? ये वाला टाइम ट्रेवल। तुम यहीं तक कैसे पहुंची? अभी तक रीड नहीं कर रही थी क्या तुम? देखो इसके अंदर देखो, इंडिया में क्या कहीं पर भी दो चीजें चलती है, एक होता है प्रोस्पेक्टिव और एक होता है रेट्रोस्पेक्टिव। प्रोस्पेक्टिव का मतलब क्या होता है कि जिस दिन कानून आया उसके अगले दिन से चलेगा। रेट्रोस्पेक्टिव का मतलब क्या होता है, कानून भले ही आ जाए हो, इसकी एप्लीकेबिलिटी कब से आएगी? पहले से। तो यूजुअली अपने यहां पर जो भी लॉ आता है वो कौन सा होता है? प्रोस्पेक्टिव। अपने यहां पर क्या, हर दुनिया में, पूरी दुनिया में कहीं पर भी लॉ पास होता है तो यूजुअली किस इफेक्ट से आता है? प्रोस्पेक्टिव। पर कभी कभी कुछ ऐसे कानून होते हैं जो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट के आते हैं, मतलब कानून तो आज बनाए पर एप्लीकेबल कब से? पहले से। तो गवर्नमेंट इस एक्ट के भी कुछ प्रोविजन कैसे ला सकती है? रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट के साथ चाहे तो ला सकती है। हालांकि रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट के साथ जब भी कोई एक्ट लेकर के आते हैं तो उसकी बहुत क्रिटिसिज्म होता है, लोग इसको सही नहीं मानते, और देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये अनफेयर भी है। रेट्रोस्पेक्टिव के साथ नहीं होना चाहिए। हाँ, वो वाला। बहुत सारे, एक वोडाफोन आइडिया का फेमस केस लॉ चल रहा है जिसके अंदर भी लड़ाई झगड़े चल रहे हैं रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट की वजह से। पढ़ लिया? कर लिया यहां तक रीड? चलो आगे बढ़ते हैं। सेक्शन नंबर 17 देखना भाई, ध्यान से सुनना। यस, कंट्रीब्यूशन इन रिस्पेक्ट ऑफ एम्प्लॉइज एंड कॉन्ट्रैक्टर। देखो क्या बोल रहे हैं, सेक्शन 75 सेक्शन 17 क्लैरिफाइज फाइनेंशियल चेन ऑफ कमांड व्हेन वर्कर्स आर हायर्ड थ्रू अ मिडिलमैन कॉन्ट्रैक्टर। हमने पढ़ा है ना, कॉन्ट्रैक्टर वाला एक्ट भी पढ़ा था हमने, कि कभी कभी ऐसी नौकरियां होती है कुछ जिनके अंदर हम लोगों को क्या नहीं करते हैं, डायरेक्टली एम्प्लॉय ना करते हैं, किसी कॉन्ट्रैक्टर से मंगवाते हैं, देखा था हमने। इन अ बिग इंडस्ट्रियल हब जैसे कि पीतमपुर, मेनी वर्कर आर सप्लाइड बाय द एजेंसीज। बहुत सी बार एजेंसी सप्लाई करती है, आप परमानेंटली नौकरी पर नहीं रखते हैं। द लॉ सेज मेन एम्प्लॉयर इज द वन हु मस्ट अल्टीमेटली इंश्योर द पीएफ एंड इंश्योरेंस मनी रीचेस द गवर्नमेंट, बट दे हैव द लीगल राइट टू गेट द मनी बैक फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्टर। ध्यान से सुनना। एक कंपनी है जिसका नाम क्या है? रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जिसे लेट से 500 सिक्योरिटी गार्ड की जरूरत थी। ठीक है, अब ये 500 सिक्योरिटी गार्ड को चाहते तो ये लोग क्या भी कर सकते हैं, डायरेक्टली एम्प्लॉय कर सकते हैं, पर इन्होंने बोला कि यार ज्यादा लंबे समय की जरूरत नहीं है, अपन किसके थ्रू लेंगे इनको? कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू ले लेते हैं। तो इन्होंने किसी मिस्टर वर्मा से बात करी और क्या बोला कि 500 सिक्योरिटी गार्ड आप हमें सप्लाई कर दीजिए। तो इन्होंने 500 सिक्योरिटी गार्ड को ढूंढा और कहां पर भेज दिया? रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के पास। ये जो 500 लोग हैं, क्या इन 500 लोगों का पीएफ और पेंशन स्कीम और इडली वाले प्रोविजन अप्लीकेबल होंगे क्या? तो पहले बोला कि हाँ, इसमें तो कोई कंफ्यूजन है ही नहीं। वर्कर कॉन्ट्रेक्चुअल हो या वर्कर परमानेंट हो, दोनों के ऊपर ही पीएफ और ये सारे प्रोविजन तो अप्लीकेबल होंगे, क्योंकि है तो ये भी इंसानी ना, इनका भी हमें क्या तो सिक्योर करना ही है, फ्यूचर तो सिक्योर कर रही है, तो सोशल सिक्योरिटी में कवर तो होंगे। अब रही बात कि इन 500 लोगों का पीएफ का पैसा या ईएसआई का पैसा कौन काट करके गवर्नमेंट को जमा करेगा? तो क्या बोले कि वैसे तो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? मिस्टर वर्मा की। किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? मिस्टर वर्मा की। पर हम ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कंप्लायंस की किसके ऊपर डाल देते हैं? रिलायंस के, कि तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि तुम पैसा काटो और हमें जमा करो। ऑल दो तुम इसे रिकवर किससे कर सकते हो बाद में? मिस्टर वर्मा से। रिकवर किससे कर लेना बाद में? मिस्टर वर्मा मतलब कॉन्ट्रैक्टर से। क्या बात समझ में आई? क्या बात समझ में आई? अब यही बात लिखी हुई है, देखना। In a factory owner, if a factory owner in Indore pay the PF contribution for 50 labor supplied by a contractor, the owner can recover the total amount. कौन सा total amount? एम्प्लॉयर का शेयर प्लस एम्प्लॉय का शेयर प्लस एडमिन चार्जेस। किससे? कॉन्ट्रैक्टर से। किससे ले लेगा वो? कॉन्ट्रैक्टर से। हाउ? देखो, एम्प्लॉयर शेयर क्यों ले रहे हैं? एम्प्लॉयर शेयर क्यों ले रहे हैं? क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना पे करने की, बराबर। एम्प्लॉय शेयर क्यों ले रहे हैं? क्योंकि एम्प्लॉय तो पैसा जमा करेगा ही सही ना, तो उसकी सैलरी में से तो काटेंगे ही सही।
एडमिन चार्जेस कौन पे कर देगा? अभी एम्प्लॉयर। पर अपन ये पूरा पैसा क्या कर लेंगे? कॉन्ट्रैक्टर से रिकवर कर लेंगे। दे कैन इधर डिडक्ट, और कैसे रिकवर करेंगे? या तो कॉन्ट्रैक्टर जो मंथली बिल रेस करेगा उसमें से वो पैसा काट लेंगे, या फिर उसे बैलेंस शीट में क्या ट्रीट कर लेंगे अपन? लाइबिलिटी की, अपने को इतना पैसा उससे लेना है। हाँ या ना? बोलो, इसके अंदर कोई समस्या? हाँ या ना? इसके अंदर कोई समस्या? समझ में ही नहीं आया? ऐसे कैसे समझ में नहीं आया? वापस से समझो। ये मेन कंपनी है जिसको काम करवाना था लोगों से। ये वो 500 लोग हैं जो काम करना चाहते हैं, पर ना ये इनको जानते हैं ना ये इनको जानते हैं। इनको जानता कौन है? मिस्टर वर्मा। दोनों को, इनको पता है कि इसको काम करवाना है, और इनको पता है कि ये काम करने वाले लोग हैं। चाहे तो ये क्या कर सकते हैं? परमानेंट नौकरी इनके यहाँ पर कर सकते हैं। पर परमानेंट क्यों नहीं करवा रहे अपन? क्योंकि हमें ज्यादा लंबे समय तक ये काम की जरूरत है नहीं। तो हमने इनको बोला कि आप क्या करो, 500 सिक्योरिटी गार्ड हमें सप्लाई कर दो। ठीक है, तो 500 सिक्योरिटी गार्ड इन्होंने हमको सप्लाई कर दिए। हम इनको सैलरी वैलरी दे रहे हैं बराबर। जनरली क्या होता है ना सैलरी का भी, कि हम पहले रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ये पूरी सैलरी किसको दे देगी? मिस्टर वर्मा को, और मिस्टर वर्मा फिर इन 500 लोगों को उनके हिसाब से बांट देंगे, जैसी बांटनी होगी वैसे। ठीक है, तो हमने बोला कि यार ये जो पीएफ, ईएसआई और इडली का पैसा है ये भी तो इनके ऊपर अप्लीकेबल होगा। तो बोला बात तो सही है, कौन जमा करेगा? तो हमने बोला कि यार किससे जमा करवा लो? रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दो कि तुम पैसा काट कर रहे कि तुम तो काट करके जमा कर दो अभी पैसा, बाद में इनको जब तुम पैसे दोगे, इन्होंने 500 सिक्योरिटी गार्ड की सर्विस दी है तुमको, तो तुम इनकी सैलरी इनको दोगी ना, तो सैलरी में से पैसा तो अपन क्यों काट रहे हैं? अपन काट के गवर्नमेंट को जमा कर देंगे, और कॉन्ट्रैक्टर को भी क्या बोल देंगे कि तुम भी इतना पैसा वर्कर्स को मत देना, क्योंकि हमने उन्हीं का पैसा तो जमा किया है। और इडली का पैसा भी एम्प्लॉयर काट लेगा, क्योंकि वो पे किसको करना था? मिस्टर वर्मा को। क्या अब बात समझ में आई? हाँ, क्योंकि यही तो कॉन्ट्रैक्टर है ना। मतलब हमारे केस में एम्प्लॉयर तो यही है, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके ऊपर है। बस हम कंप्लायंस करवा किससे रहे? प्रिंसिपल एम्प्लॉयर से। करवा किससे रहे? प्रिंसिपल एम्प्लॉयर से। प्रिंसिपल एम्प्लॉयर वर्ड भूल तो नहीं गए? पढ़ा था आप उन लोगों ने जब कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट पढ़ा था तब। हाँ या ना? भूल गए ना? कोई बात नहीं। ठीक है, वर्कर का शेयर क्या बोल रहे हैं? द कॉन्ट्रैक्टर इज नॉट सपोज टू लूज मनी ऑन द एम्प्लॉय शेयर। कॉन्ट्रैक्टर से एम्प्लॉय का शेयर थोड़ी लिया जाएगा यार। एम्प्लॉय का शेयर तो कौन जमा करेगा? एम्प्लॉय। तो वंस द कॉन्ट्रैक्टर पे द मेन एम्प्लॉयर, the contractor has a right to deduct the employee's contribution from the worker wages। जब पैसे अपन, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड किसको पैसा देगी? मिस्टर वर्मा को। तो मिस्टर वर्मा उसकी सैलरी में से क्या करेंगे? एम्प्लॉई का जो शेयर है वो तो काट लेंगे ना, क्योंकि आपके बिहाफ पे मैं जमा करवा चुका हूं, तो वो पैसा आपको वापस से दिया नहीं जाएगा। दिस इज फेयर। क्यों? क्योंकि एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन इज पार्ट ऑफ देयर ओन सेविंग। वो तो उन्हीं को जमा करना है, तो उनकी सैलरी में से तो काटेंगे ही सही ना अपन, क्योंकि उनके बिहाफ पे अपन ने जमा कर दिया है। हाँ या ना? मोस्ट इंपॉर्टेंट, द मोस्ट क्रिटिकल प्रोटेक्शन इन द सेक्शन 17, अ कॉन्ट्रैक्टर इज स्ट्रिक्टली फॉरबिडन। फॉरबिडन का मतलब होता है प्रोहिबिटेड फ्रॉम डिडक्टिंग एम्प्लॉयर शेयर और एडमिन चार्जेस फ्रॉम वर्कर सैलरी। आप एम्प्लॉय की सैलरी में से क्या नहीं काट सकते? एम्प्लॉयर का शेयर या फिर एडमिन चार्जेस। क्योंकि हमने क्या पढ़ा है कि ये कौन पे करता है? एम्प्लॉयर। तो एम्प्लॉयर या एम्प्लॉय की सैलरी में से कैसे काटेगा भाई? ये काटना अलाउड नहीं। भले ही आप एम्प्लॉय के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट क्यों ना कर लें, उस कॉन्ट्रैक्ट को ही क्या मान लेंगे? वॉइड। क्या मानेंगे उसे? वॉइड। क्योंकि लॉ बोलता है कि ये पैसा किसको पे करना है? एम्प्लॉयर को। तो आप एम्प्लॉय से हाँ करवा के भी पैसा नहीं काट सकते। हाँ या ना? क्या यहां तक कोई समस्या? एडमिन चार्ज, एडमिन चार्ज मतलब क्या होता है ये पूछ रही हो? जैसे इडली एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस के ऊपर जो आपको पैसे देना है वो इंश्योरेंस का पैसा, या फिर जो पीएफ या ईएसआईसी के रिटर्न आप सबमिट करते हो, ये रिटर्न जो प्रिपेयर करने वाला अकाउंटेंट है, इसके जो पैसे हैं ये सब कुछ कौन बियर करेगा? एम्प्लॉयर बियर करेगा। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। अभी तो मैंने शुरुआत में बोला ना कि पीएफ, पेंशन स्कीम या इडली सभी एम्प्लॉयज के केस में लगता है, वो परमानेंट हो या कॉन्ट्रेक्चुअल। तो बात ही खत्म हो गई।
तुम जो सोच रही है वो पूरा गलत है। पहले तो ढूंढना कि कॉपी में कहां पर लिखा हुआ है नोट्स में, पहली बात। और दूसरी बात, ऐसा है ही नहीं। सोशल सिक्योरिटी हर एम्प्लॉइज के लिए, वो परमानेंट हो या कॉन्ट्रेक्चुअल। चलो, सेक्शन नंबर 17 यहां पर खत्म हुआ। अब सेक्शन नंबर 18। Section number 18 is the tax benefit bridge. Usually, if you save money in a private fund, जैसे कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट माइट ट्रीट इट एज अ रेगुलर इनकम एंड टैक्स इट। अगर आप कोई पैसा अपने पास में जो रोक करके रखते हो, जमा करते हो, तो इनकम टैक्स वाले तो उसको क्या मान लेते हैं, इनकम, और उसके ऊपर क्या लगा सकते हैं, उसके ऊपर इनकम टैक्स। हाउएवर दिस सेक्शन टेल द इनकम टैक्स एक्ट that PF established under this code is a RPF, recognized provident fund, और उसके ऊपर लगाया गया पैसा क्या है, पूरा का पूरा एग्जम्प्ट। क्या है, पूरा पैसा एग्जम्प्ट। इसका मतलब आप ये जो पैसा जमा कर रहे हो कहां पर, पेंशन फंड के अंदर, ये पैसा जब आपको मिलेगा ना रिटायरमेंट के समय, तो इसके ऊपर कोई टैक्स ही नहीं लगेगा। इसको एग्जम्प्ट कर दिया है। क्या कर दिया है, एग्जम्प्ट। तो वो जो पूरा पैसा मिलेगा वो भी एग्जम्प्ट, उसके ऊपर जो इंटरेस्ट मिलेगा वो भी एग्जम्प्ट। इनकम टैक्स जब आप लोग पढ़ेंगे ग्रुप नंबर 2 में आकर के, तो पता चलेगा पीएफ में फॉलो किया जाता है ई ई ई टैक्स का रूल। जब पैसा जमा कर रहे हैं तब भी एग्जम्प्ट, जब पैसा मिलेगा तब भी एग्जम्प्ट, और उसके ऊपर मिलने वाली इनकम को भी एग्जम्प्ट माना जाता है। ई काफी फेमस टर्मिनोलॉजीज हैं जो इनकम टैक्स में जब आप आएंगे तो आपको वहां पर पता चलेगी। ठीक है, कोई समस्या यहां तक, बस इतना ही काम कर है इसके अंदर, बाकी कोई फालतू बातें। चलो एक काम करो, सेक्शन नंबर 17 और 18 पढ़ो, रीड करो बुक से, और जल्दी रीड करना, इस बार इतना टाइम नहीं है। तो भी रहता है, मतलब हम सबको रिकॉग्नाइज करते हैं। फिर अगली जगह भी तो काम करने जाएंगे ना, तो वो एम्प्लॉयर भी पैसे काटेगा और सारा पैसा एक साथ जमा होगा। हाँ, ये सारा पैसा गवर्नमेंट के पास है। अरे एक छोटा सा कंफ्यूजन शायद, ये जो 10,000 रुपए में से अपन ने 1,000 रुपए काटा है एम्प्लॉय का शेयर, या 1,000 रुपए है एम्प्लॉयर का शेयर, क्या ये पैसा अपन एम्प्लॉयर के पास पड़े रहने देते हैं क्या, नहीं। ये पैसा हर महीने की अगली 7 तारीख के पहले पहले कहां चला जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अकाउंट में। ये पैसा गवर्नमेंट के पास जाता है। तो आपके एम्प्लॉयर भले ही क्यों ना बदलते रहे, आप आज भले यहां काम करो, कल यहां काम करो, परसों वहां काम करो, सबका पैसा जाएगा कहां पर, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। और जब बीमार हो गए या रिटायर हो गए तो सेंट्रल गवर्नमेंट से पैसा मांगना है, एम्प्लॉयर से पैसे मांगने नहीं जाना है अपने को। गवर्नमेंट रेगुलेटेड स्कीम है पूरी। अरे पढ़ो भाई। यहाँ जाओ, ये चलो उधर वहां करोगे, चले जाओ। क्या कर रहे हो तुम लोग यार।
रीड करो फटाफट से यार। क्या हुआ, क्या हुआ? व्हाट इज दिस यार? ये क्या बात क्या कर रहे हो तुम लोग? क्या बात कर रहे हो तुम लोग यार? चलो, पढ़ लिया यहां तक? क्या सेक्शन नंबर 17 और 18 हो गया? अरे यार तो जल्दी पढ़ो ना, कम बात करो, कम बात करो, जल्दी रीड करो यार। अरे रीड करो। बोलो। इसी एग्जाम्पल का 18 का, ये वाला एग्जाम्पल ना। A builder in Indore hire 100 worker through agency X. The builder pay the government rupees 2 lakh for their PF. तो बिल्डर एजेंसी एक्स के बिल में से 2 लाख रुपए डिडक्ट कर लेगा। एजेंसी एक्स फिर एम्प्लॉय का जो पोर्शन है 1 लाख, वो डिडक्ट कर लेगा। बिल्कुल बराबर, इसमें क्या समस्या है? दिस इज परफेक्टली लीगल, मतलब इसमें कोई समस्या नहीं। इसमें क्या समस्या है तुमको? सुनो मेरी बात सुनो। कुछ वर्कर्स हैं जिनको हमने कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू हायर किया। हमने बोला कि इनका पीएफ ईएसआईसी कितना हुआ टोटल, तो गवर्नमेंट ने बोला है एम्प्लॉयर का शेयर कितना है, 1 लाख। एम्प्लॉय का शेयर कितना है, 1 लाख। तो हमने बोला बिल्डर से कि तुम पूरे 2 लाख रुपए पे कर दो, तो बिल्डर ने बोला कि ठीक है। फिर बिल्डर ने जब पैसे दिए किसको, एजेंसी एक्स को, तो उसकी अमाउंट में से कितना पैसा काट लिया, 2 लाख। फिर एजेंसी एक्स ने जब लोगों को सैलरी बांटी तो उसने कितना काट लिया, 1 लाख। क्यों? क्योंकि ये तो एम्प्लॉइज का पैसा था जो किसने पे कर दिया है, एजेंसी एक्स ने, तो वो एम्प्लॉय की सैलरी में से काट लेगी। बिल्कुल बेसिक। बोलो यहां तक कोई कंफ्यूजन?
वर्कर, हाँ यार तुम यहीं तक पहुंची अभी तक 17 में, तुमने इतनी देर में 4 लाइन कैसे पढ़ी यार? बस ये समझा रहा हूं और फिर आगे बढ़ रहा हूं। हाँ सुनो इधर, द कॉन्ट्रैक्टर इज नॉट सपोज टू लूज मनी ऑन द एम्प्लॉय शेयर। कॉन्ट्रैक्टर को ये राइट दिया गया है कि वो एम्प्लॉय के शेयर को बियर थोड़ी करेगा यार। एम्प्लॉय का जो पैसा डिडक्ट हुआ है, जो अपन ने पढ़ा था 10,000 में से 1,000 एम्प्लॉय का है और 1,000 एम्प्लॉयर का है, तो हम एम्प्लॉयर का जो शेयर है वो उसकी सैलरी में से नहीं काट रहे, पर ये तो उसकी सैलरी में से काटेंगे ना यार। तो हमारा तो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर ने पूरे 2,000 रुपए काट लिए, तो हम एम्प्लॉय की सैलरी में से सिर्फ कितना काटेंगे? 1,000। कौन सा वाला? एम्प्लॉय वाला, क्योंकि ये एम्प्लॉय का पैसा है जो हमने पे कर दिया है ना। हमने पे किया मतलब हमारे बिहाफ पे प्रिंसिपल एम्प्लॉयर ने, अब प्रिंसिपल एम्प्लॉयर ने मेरे से रिकवर कर लिया है तो मैं तुमसे रिकवर करूंगा, क्योंकि पे तो तुमको ही करना था। हाँ या ना? बस इतनी सी बात है। चलो आगे बढ़ेंगे, सेक्शन नंबर 19 पढ़ेंगे। प्रायोरिटी ऑफ द पेमेंट ऑफ कंट्रीब्यूशन ओवर अदर डेट। अरे सुनो इधर, मान लो कि क्या हुआ, सुनो इधर, मान लो कि क्या हुआ कि आपका पैसा पीएफ के नाम पर या फिर पेंशन के नाम पर एम्प्लॉयर ने डिडक्ट कर लिया, ठीक है, और क्या हो गया, एम्प्लॉयर उसी महीने इनसॉल्वेंट हो गया। इनसॉल्वेंट हो गया मतलब क्या हो गया कि अब उसके पास में असेट कम बची है और लाइबिलिटीज ज्यादा। तो ऐसे केस में असेट को बेच करके कुछ लाइबिलिटीज को पे किया जाएगा। सारी लाइबिलिटी तो पे नहीं कर सकते, कुछ लाइबिलिटी को पे करेंगे। तो हमने बोला है जब भी असेट बेचो तो सबसे पहले क्या कर देना, पीएफ के नाम पे जो लोगों का पैसा काट रखा है वो गवर्नमेंट को जमा करवा देना। मतलब किसी भी दूसरे डेट को पे करने से पहले किस डेट को पे किया जाएगा? एम्प्लॉयर के पास जो पैसा है, किसका? एम्प्लॉइज का। एम्प्लॉइज का जो पैसा आपने डिडक्ट किया है सबसे पहले वो गवर्नमेंट के पास में जमा कर दो, वो आपको रोक करके नहीं रखना है। बाकी क्रेडिटर रुकेंगे तो चलेगा, गवर्नमेंट के ड्यूज रुकेंगे तो चलेगा, बैंक का लोन रुकेगा चलेगा, एम्प्लॉइज का पैसा नहीं रुकना चाहिए। एम्प्लॉइज का जो पीएफ और ईएसआईसी का पैसा है वो फटाफट से डिस्चार्ज कर दो। तो क्या बोल रहे हैं कि द मोमेंट एम्प्लॉयर फेल टू पे पीएफ, द डेट बिकम्स अ लीगल हुक and it works in harmony with the IBC, the social security contribution must be paid with the high priority। सबसे पहले कौन सा पैसा दिया जाएगा? जो सोशल सिक्योरिटी का पैसा कंपनी के पास लाइबिलिटी के रूप में है, पहले वो पैसा किसको जमा कर दो? गवर्नमेंट को, फिर बाद में दूसरे लोगों को पैसा देना। हाँ या ना? इसमें कोई कंफ्यूजन? क्लियर यहां तक? सेक्शन नंबर 20, चैप्टर 3 नॉट टू अप्लाई इन द सर्टेन एस्टेब्लिशमेंट। मतलब ये जो प्रोविजन अपन पढ़ रहे हैं ये प्रोविजन कुछ केसेस में अप्लीकेबल नहीं होते हैं। ऐसे केसेस में जहां पर कोई सोसाइटी हो, कौन हो? सोसाइटी। इफ अ सोसाइटी रजिस्टर्ड है किस एक्ट में? कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट में, और उसके यहां वर्कर भी कितने? 50 से कम, एंड वो वर्क विदाउट द एड ऑफ पावर करती हो, तो ऐसे केस में क्या करने की जरूरत नहीं है आपको, फिर पीएफ और ये पैसा काटने की जरूरत नहीं है। ऐसे केस में हमने उन्हें क्या कर दिए? एग्जम्पशन दे दिए। एक तरीके से हमने छोटे लोगों को बाहर यहां से कर दिया, सोसाइटी को बाहर कर दिया। गवर्नमेंट की जो वो होती है ऑर्गेनाइजेशन, एनी एस्टेब्लिशमेंट जो किसकी हो, सेंट्रल या फिर स्टेट गवर्नमेंट की, उन्हें एग्जम्प्ट करते हैं, पर कब? इफ देयर एम्प्लॉय ऑलरेडी गेट अ कॉन्ट्रीब्यूटरी पीएफ और ओल्ड एज पेंशन। क्योंकि गवर्नमेंट के केस में पहले से ही पेंशन स्कीम अलग होती है और पीएफ की स्कीम अलग होती है, तो उनके ऊपर ये 10-12% वाले प्रोविजन अप्लीकेबल नहीं होंगे। तो ध्यान रखना है कि गवर्नमेंट के ऊपर ये अप्लीकेबल नहीं होता, क्योंकि उनके ऊपर अलग रूल्स अप्लीकेबल होते हैं। या फिर सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट ने कोई स्टेच्यूटरी बॉडी बनाई हो तो उसे भी एग्जम्प्ट किया जा सकता है, जैसे आईसीएआई, आईसीएसआई, ये स्टेच्यूटरी बॉडीज हैं, गवर्नमेंट हो सकता है इनको भी क्या कर दे? एग्जम्प्ट, कि आपके ऊपर भी ईएसआईसी, ईपीएफ के प्रोविजन न लगे, पर ये गवर्नमेंट बताएगी। गवर्नमेंट इसके अलावा भी चाहे तो किसी को क्या कर सकती है? एग्जम्प्ट करने का पावर रखती है। बिल्कुल फालतू वाहियात सा सेक्शन, कोई काम का नहीं। सेक्शन नंबर 21, ये थोड़ा सा ठीक सेक्शन है। ऑथोराइजिंग सर्टेन एम्प्लॉयर टू मेंटेन पीएफ अकाउंट। अब ध्यान से पढ़ना है, जो ऊपर की लाइनें लिखी है ये नॉर्मली एवरी कंपनी इन इंदौर और पीतमपुर, मतलब कोई सी भी कंपनी की बात कर सकते हैं, मस्ट सेंड देयर पीएफ मनी टू द गवर्नमेंट ऑफिस एंड गवर्नमेंट मैनेजेस द अकाउंट।
यूजुअली क्या होता है, सामान्यतः 95% ऑफ द केस में आप यही पाएंगे कि अगर कोई एम्प्लॉयर पैसे काट रहा है पीएफ के, तो वो अगले महीने की 7 तारीख तक पैसा कहां भेज देता है, गवर्नमेंट के अकाउंट में, और ये पूरा पैसा गवर्नमेंट संभाल करके रखती है। हावेवर सेक्शन नंबर 21 अलाउ लार्ज मतलब बड़ी, क्लीन मतलब वो जिसने कभी कोई डिफॉल्ट ना किया हो, उन कंपनीज को कि वो अपने वर्कर के पीएफ अकाउंट को क्या कर सकती है, इंटरनली मैनेज कर सकती है। इंटरनली मैनेज करने का मतलब क्या, वो पैसा अपने पास ही रख सकती है। दिस इज ऑफन कॉल्ड अ प्राइवेट पीएफ ट्रस्ट, कि आपने प्राइवेट पीएफ का ट्रस्ट बना लिया। इट्स लाइक हैविंग योर ओन मिनी बैंक फॉर योर एम्प्लॉइज इंस्टीड ऑफ यूजिंग द नेशनल बैंक। वैसे तो रूट क्या ही है, या पैसा वहां पर जमा कर दो, पर कुछ कंपनियों के केस में ऐसा किया जा सकता है। अब वो कौन सी कंपनी है, देखो, ये वो कंपनी कर सकती है जहां पर 100 या 100 से ज्यादा लोग काम करते हो, जिसके अंदर एम्प्लॉयर और मेजोरिटी ऑफ एम्प्लॉय मिल करके हाँ करे। सिर्फ एम्प्लॉयर के कहने से काम चलेगा क्या, नहीं। सिर्फ एम्प्लॉय के कहने से काम चलेगा क्या, नहीं। एम्प्लॉयर प्लस मेजोरिटी ऑफ द एम्प्लॉय से पूछना पड़ेगा। एंड employer must not have defaulted on PF payment or committed any offense under this code in the last 3 year। पहले तो 3 साल तक तो गवर्नमेंट को ही जमा करो, और जब कोई गलती तुम्हारी नहीं निकलेगी तो शायद तुम्हें क्या दे दिया जाए, ये राइट दे दिया जाए कि तुम अपना पैसा खुद से मैनेज कर लो। हाँ या ना। देखो यहां पर क्या लिखा है, मस्ट मीट 3 कंडीशन, मतलब तीनों कंडीशन फॉलो होना जरूरी है, कंपलसरी है, इसके बिना पैसा मैनेज नहीं करने दिया जाएगा। जब आप खुद अपने पैसे मैनेज करोगे तो किन बातों का ध्यान आपको रखना पड़ेगा, तो सबसे पहला, इफ द गवर्नमेंट सेज यस द एम्प्लॉयर डज नॉट गेट टोटल फ्रीडम। उसको कुछ बातों का ध्यान रखना है, जैसे मेंटेन प्रॉपर अकाउंट्स, सबमिट रेगुलर रिटर्न, प्रोवाइड फैसिलिटी टू द इंस्पेक्शन एंड पे एडमिन चार्जेस टू द गवर्नमेंट। मतलब प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन होनी चाहिए कि किस एम्प्लॉय का कितना पैसा किस महीने में काटा, कितनी तारीख को काटा, उसका पूरा रिकॉर्ड होना चाहिए। गवर्नमेंट को रिटर्न तो फाइल करने ही पड़ेंगे कि हमने इतने इतने पैसे एम्प्लॉइज के काटे हैं, ताकि गवर्नमेंट के पास में भी रिकॉर्ड रहे। तीसरा, कोई पर्सन इंस्पेक्ट करने आए गवर्नमेंट की तरफ से तो उसे इंस्पेक्शन करने में मदद करो, और इंस्पेक्शन करने का अगर गवर्नमेंट का कोई खर्चा होता है तो वो खर्चा भी आपको पे करना पड़ेगा। ये सारी बातें पूरी करोगे तो ही आप क्या कर सकते हो, पैसा अपने पास रख सकते हो, मतलब प्राइवेट पीएफ ट्रस्ट बना सकते हो। बताओ प्राइवेट पीएफ ट्रस्ट बनाने में एम्प्लॉयर को क्या मजा आएगा, वो पैसा यूज कर सकता है। क्या कर सकता है वो, पैसा यूज। वैसे इसके रूल्स हैं, और रूल्स में लिखा हुआ है कि आप पैसे को किसी भी रिस्की जगह नहीं लगा पाओगे। ये पैसा भी कहां जमा होता है, सिर्फ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के अंदर। कहां पर जमा होता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, जहां पर रिस्क ना हो। क्योंकि हम आपको, ये पैसा आपका तो है ही नहीं, पैसा किसका है, एम्प्लॉय का, तो हम आपको कोई बड़ी रिस्क तो इस पैसे से लेने ही नहीं देंगे। द गवर्नमेंट कैन टेक अवे दिस पावर एंड शट डाउन द प्राइवेट ट्रस्ट। कभी भी प्राइवेट ट्रस्ट को बंद कर सकती है अगर एम्प्लॉयर ने कोई भी टर्म्स को ब्रेक करा, या फिर एम्प्लॉयर ने कोई सा कमिट किया क्राइम इस एक्ट के अंदर। तो ऐसे केस में वो जो पावर आपको प्राइवेट पीएफ ट्रस्ट बनाने का है उसे कैंसिल किया जा सकता है। हालांकि ऐसा कुछ भी करने से पहले आपको की दी जाएगी, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ट प्रोवाइड की जाएगी। फालतू सेक्शन कोई बहुत ज्यादा रेलेवेंस नहीं। यहां तक समस्या, यहां तक कोई समस्या। सेक्शन नंबर 22, ट्रांसफर ऑफ द अकाउंट। सेक्शन 22 इज द पोर्टेबिलिटी रूल। देखो भाई, आज की तारीख में वर्कर्स ऑफन मूव फ्रॉम वन कंपनी टू अनदर। आजकल तो बहुत आसानी से लोग नौकरी बदल लेते हैं यार, आज इस जगह पर काम कर रहे हैं, अगले महीने किसी और, दूसरे महीने किसी और, ऐसे में तो क्या हर बार एम्प्लॉय का पीएफ अकाउंट अलग अलग बनेगा क्या, नहीं। एम्प्लॉय का पीएफ अकाउंट एक ही होता है। एक्चुअली एम्प्लॉय का रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है आपको सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। कहां पर, सेंट्रल गवर्नमेंट। और सेंट्रल गवर्नमेंट हर एम्प्लॉय को एक नंबर असाइन करती है, जो शायद आपने सुना भी होगा, यूएएन नंबर। सुना है आपने, यूनिवर्सल अकाउंट नंबर जिसको बोलते हैं, हर एम्प्लॉय को इश्यू करते हैं। तो एम्प्लॉय जिस जिस जगह भी काम करने जाता है वो वहां पर क्या जमा कर देता है, अपना यूएएन। तो एम्प्लॉयर जब भी पैसा काटता है तो वो इस यूएएन के अगेंस्ट में जमा करते जाता है। तो आपको हर बार हर जगह नया अकाउंट पीएफ का खुलवाने की जरूरत नहीं पड़ती है। क्या
प्राइवेट में भी यही होता है कि यूएएन तो होता ही है, उसी यूएएन के अगेंस्ट में आपको पैसा जमा करना पड़ेगा. दिस सेक्शन इंश्योर दैट हार्ड अर्न पीएफ एंड पेंशन मनी इज नॉट लॉक्ड इन योर ओल्ड ऑफिस. पुराने ऑफिस में आपका पैसा रुकना नहीं चाहिए. तो इट क्रिएट अ ब्रिज सो योर सेविंग कैन फॉलो यू टू योर न्यू जॉब. जब आप नई जगह जाओगे तो आपकी जो सेविंग्स है इतने सालों की, वो भी आपके पीछे पीछे हर जगह आ जाएगी. वेदर योर न्यू एम्प्लॉयर फॉलो द सेम पीएफ रूल और डिफरेंट सिस्टम, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पैसा आपका उसी अकाउंट के अंदर रहेगा. एग्जाम्पल, if you work in a factory in a Pitampur that follow chapter 3 and you leave the company to join a new company, तो न्यू कंपनी भी हो सकता है चैप्टर 3 फॉलो करे, तो मनी इज सिंपली मूव्ड फ्रॉम योर न्यू ओल्ड अकाउंट टू न्यू अकाउंट. अगर नई कंपनी स्मॉल है या एग्जम्प्ट है तो ऐसे केस में भी आपका पैसा क्या रहेगा, प्रोटेक्टेड. जैसा ऐसा हो सकता है कि आप किसी ऐसी कंपनी में चल जाए जहां पीएफ अप्लीकेबल नहीं होता हो, तो क्या आपका पुराना पैसा डूब जाएगा क्या? नहीं, वो ऐसा का ऐसा ही प्रोटेक्टेड रहेगा. If you were working in a small startup that did not have a PF and now you join a big corporate in Indore that does have PF, तो कोई भी previous saving you had in any other recognized retirement account can be brought into the chapter 3 system. Actually क्या होता है, कुछ ऐसी कंपनीज होती है जहां पर पीएफ सिस्टम नहीं होता है या फिर जहां पर पेंशन स्कीम के प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होते हैं. तो ऐसे केस में एम्प्लॉइज कभी कभी क्या करते हैं, वो खुद से अपना पैसा किसी पीएफ फंड में जमा करते हैं. जैसे एक एग्जांपल देता हूं, जैसे आप लोगों को ये तो पता है कि हम लोग यहां पर काम करते हैं तो हम लोगों को उसकी सैलरी मिलती है, बराबर. हम लोग सैलरी का मतलब क्या मानते हैं जनरली, कि जो भी काम करने के बदले पैसा मिला उसको सैलरी बोलते हैं. पर जब आप लोग इनकम टैक्स पढ़ोगे तो पता चलेगा कि सैलरी बहुत कम जगह यूज हुआ वर्ड है. सैलरी बहुत स्पेसिफिक वर्ड होता है. जब एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय रिलेशनशिप होता है तभी सैलरी वर्ड को यूज किया जाता है. एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप का मतलब होता है एम्प्लॉय को वो सारी बातें माननी पड़ेगी जो एम्प्लॉयर बोल रहा है वो. इसी की जगह एक दूसरा वर्ड यूज किया जाता है, प्रोफेशनल सर्विसेज. क्या यूज किया जाता है? प्रोफेशनल सर्विसेज. तो हम लोग जो यहाँ पर सर्विस देते हैं विद्योदय में, वो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय में काउंट नहीं होती है, वो किस में काउंट होती है? प्रोफेशनल सर्विसेज में. तो हम एक तरीके से यहाँ पर एम्प्लॉय ही नहीं है. मैं, विराज सर, या जितने भी लोग यहाँ पर पढ़ाने के लिए आते हैं, मेजोरिटी लगभग 90% ऑफ द टीचर जो है वहां पर क्या देते हैं? प्रोफेशनल सर्विसेज देते हैं. ठीक, प्रोफेशनल सर्विस दे रहे हैं, इसका मतलब एम्प्लॉयमेंट सर्विस नहीं दे रहे हैं. और ये जो पीएफ ईएसआईसी के रूल्स है ना, ये किनके ऊपर लगते हैं? एम्प्लॉइज के ऊपर. तो हमारा यहाँ पर कोई पीएफ ईएसआईसी का पैसा कटता भी नहीं है. ठीक, पर ये तो हमारा नुकसान ही है ना. क्यों? क्योंकि हमारी सेविंग्स नहीं हो रही. तो हम लोगों ने अलग से क्या कर रखा है, एक एलआईसी का पेंशन फंड है, उस एलआईसी के पेंशन फंड में पैसा जमा करना चालू कर दिया. ठीक है, अब मैं हर महीने उसमें कुछ पैसा जमा करता हूं. मैंने यूएएन अप्लाई कर दिया. यूएन किसको दे दिया? एलआईसी को. और हर महीने पैसा कहां जमा करता हूं? एलआईसी में. वैसे तो ये काम कौन करता है? एम्प्लॉयर. पर मेरे केस में एम्प्लॉयर नहीं है, तो ये काम कौन कर देता हूं? मैं खुद. बीइंग एन एम्प्लॉय या बीइंग एन जो उसका बेनिफिशियरी है, मैं पैसा जमा कर देता हूं. अब मैंने यहां से नौकरी छोड़ी और मैं चला गया रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड में. और रिलायंस वालों के यहां पर मैं क्या कर रहा हूं? एम्प्लॉयर एम्प्लॉय वाला रिलेशनशिप. वहां पर मुझे सैलरी मिलती है क्योंकि मैं उनका एम्प्लॉय हूं. तो अब तो मेरा पीएफ कटेगा. तो ये जो सारी अर्निंग्स कहां पर थी? एलआईसी के पास. ये कहां चली जाएगी? गवर्नमेंट के पास, यूएएन नंबर के अगेंस्ट में. बहुत लंबा एग्जांपल मैंने दे दिया, पर अगर आप समझेंगे तो यहां पर यही लिखा है, इफ यू वर वर्किंग इन अ स्मॉल स्टार्टअप that did not have PF and you now join a big corporate office in Indore that does have PF, तो कोई भी प्रीवियस सेविंग जो आपने दूसरे रिकॉग्नाइज रिटायरमेंट अकाउंट में करी हो, एलआईसी भी ये सर्विसेज अलग से ऑफर करता है, तो मैंने वहां कर रखी है, उसे कहां लाया जा सकता है? चैप्टर नंबर 3 के सिस्टम में. वो जो 16-17 अपन ने पढ़ा, वो चैप्टर नंबर 3 की स्कीम से. क्या बात समझ में आई? चलो रीड कर लो, सेक्शन नंबर 22 तक एक बार रीड करो. यस, कैसे मतलब? हाँ, यूटिलाइज तो कर लेता है, पर उसको अपन ने पढ़ा था ना कि उसको रिटर्न सबमिट करने पड़ते हैं. सबमिट रेगुलर रिटर्न. तो वो रिटर्न में बताता है कि इस यूएएन के अगेंस्ट में मेरे पास में इतना पैसा है जो मेरे पास में रखा हुआ है.
बात मत करो, पढ़ो। बोलो भाई, यहां तक कोई समस्या? रीड कर लिया? 1 मिनट और करो फटाफट। रिवाइज कैसे होगा मतलब? पढ़ने से? करना तो पड़ेगा ना। पढ़ लिया? चलो, नेक्स्ट है सेक्शन नंबर 23, अपील टू द ट्रिब्यूनल। अगर किसी भी पर्सन को कोई समस्या आ गई, किसके अंदर? ये जो पीएफ का पैसा वगैरह कट रहा है,
हो सकता है डिडक्ट ना हुआ हो, डिपॉजिट ना हुआ हो, लेट हो गया हो, ज्यादा पैसा डिडक्ट कर लिया, कम पैसा किया, कम जमा किया, ऐसे कुछ भी समस्या अगर आपको आती है तो आप क्या कर सकते हैं, कंप्लेन फाइल कर सकते हैं. Section 23 is the legal shield for the employer. Sometime government officer might pass an order saying a factory in Indore owes rupees 10 lakh in the unpaid PF. कभी कभी गवर्नमेंट का ऑफिसर क्या कर सकता है, आपके खिलाफ ऐसा ऑर्डर पास कर सकता है और दे माइट स्लैप अ हेवी फाइन, मतलब एक डैमेज लगा सकते हैं. इफ द एम्प्लॉयर फील दैट कैलकुलेशन इज रॉन्ग और अनफेयर, दे डोंट हैव टू जस्ट एक्सेप्ट इट. वो क्या कर सकते हैं, अपील फाइल कर सकते हैं. और अपील कहां पर फाइल होगी, अपीलेट अथॉरिटी के पास. अपील कब फाइल कर सकते हो, यू कैन नॉट अपील अगेंस्ट एवरी स्मॉल थिंग. अपील सिर्फ कब फाइल होती है, जब when the officer decide exactly how much money you owe to the fund. कभी अगर गवर्नमेंट के ऑफिसर ने आपको बोला कि 10 लाख रुपए का आपका ड्यू बन रहा है या 15 लाख रुपए का आपका ड्यू बन रहा है जो आपने पे नहीं किया, और आपको इस 10-15 लाख रुपए में कोई समस्या लगती है, तो आप इसकी क्या कर सकते हैं, अपील फाइल कर सकते हैं. या फिर उसने आपके ऊपर क्या लगा दी, पेनल्टी लगा दी, या फिर कोई चार्ज लगा दिया, या फिर आपको कोई डैमेज लगा दिया, तो ऐसे केस में आप क्या कर सकते हैं, उसकी अपील फाइल कर सकते हैं. किसके खिलाफ, गवर्नमेंट ऑफिसर के खिलाफ. और अपील कहां पर फाइल होगी, अपीलेट अथॉरिटी के पास. हाँ या ना. हालांकि अपील फाइल करने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ पैसा जमा करना पड़ेगा. आपको 25% ऑफ द पैसा कहां जमा करना पड़ेगा, पहले अपीलेट अथॉरिटी के पास, उसके बाद ही वो आपकी बात सुनेगी. याद करो एमएसएमई का सेक्शन नंबर 18, सेक्शन नंबर 19. याद आया आप लोगों को, जहां पर हमने पढ़ा था सेक्शन नंबर 19 के अंदर कि आपको एमएसईएफसी की अपील के खिलाफ, एमएसईएफसी के ऑर्डर के अगेंस्ट में अपील फाइल करनी है तो पैसा जमा करना पड़ेगा 75%. याद आया आप लोगों, तो जैसे वहां 75% था, यहां कितना है, 25% पैसा आपको जमा करना पड़ेगा. उसके बाद ही आप क्या कर सकते हैं, अपील फाइल कर सकते हैं. अपील मस्ट बी फाइल्ड इन द स्पेसिफिक फॉर्मेट. अपील कितने दिनों में फाइल होगी, 1 साल के अंदर. अपील का डिसीजन कितने में होगा, 1 साल. द लॉ सेज दैट ट्रिब्यूनल शुड ट्राई टू बेस्ट टू अचीव द फाइनल डिसीजन विद इन 1 ईयर. वो जो अपील का डिस्पोज ऑफ है वो कितने समय में किया जाएगा, 1 साल के अंदर अंदर आपकी अपील को सुन लिया जाएगा. बोलो यहां तक कोई समस्या, क्या यहां तक कोई समस्या. चलो ये सेक्शन पढ़ लो बस, ये लास्ट आज के लिए. रीड करो सेक्शन नंबर 23, रीड करो यार. पढ़ो भाई. कर लिया, रीड कर लिया. चलो ठीक है, तो आज के लिए इतना ही. वैसे अपन ने पीएफ, ईपीएफ जो है एम्प्लॉय पेंशन प्रोविडेंट फंड, उसके बारे में मेजर डिस्कशन पूरा ही खत्म कर लिया है. सिर्फ वो 1 से 14 सेक्शन बचे हैं, उनको लास्ट में देखेंगे. कल अपन स्टार्ट करेंगे ईएसआई, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस, जो भी इतना ही इंटरेस्टिंग है. चलो भाई बाकी की बातें करते हैं कल. बाय बाय. ऑनलाइन वालों बाकी की बातें कर रहे हैं अपन लोग कल.